एडजी में आपका फिर से स्वागत है, आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम केवल याद नहीं करते बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझकर मास्टर करते हैं। आज का एक्सटेंडेड एपिसोड सीबीएसई क्लास 12 के क्लास 12 हिस्ट्री में थीम 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी सी 10th to 17th सेंचुरी पर है। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं सुहानी। ये 30 से 60 मिनट्स का आराम से चलने वाला एपिसोड है। नोटबुक हो तो अच्छा, लेकिन आप इसे पैसिवली भी सुन सकते हैं। पुणे की रिया को ट्रैवलर्स के नाम याद रहते थे पर उनका डिफरेंस नहीं समझ आता था। आज हम चैप्टर मैप, क्वेश्चंस, पर्सपेक्टिव्स और एग्जाम टिप्स सब कामली रिवाइज करेंगे। हाँ, और रिया की कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। एक ट्रैवलर वंडर से लिखता है, दूसरा एनालिटिकल मेथड से और तीसरा कंपैरिजन तथा क्रिटिसिज्म के साथ। इसलिए आज हर सेक्शन में तुम खुद पूछोगे, ये ट्रैवलर कौन था, उसने क्या देखा, किसके लिए लिखा और उसकी बैकग्राउंड ने उसकी इंटरप्रिटेशन को कैसे शेप किया। यही 4 सवाल चैप्टर को याद रखने के बजाय समझने में मदद करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पकड़ो। ट्रैवल अकाउंट्स हमें पास्ट सोसाइटी की झलक देते हैं, क्योंकि बाहर से आने वाला व्यक्ति उन एवरीडे प्रैक्टिसेस पर ध्यान दे सकता है जिन्हें लोकल राइटर्स रूटीन मानकर छोड़ देते थे। लेकिन अकाउंट को कंप्लीट ट्रूथ नहीं मानना है। ट्रैवलर की लैंग्वेज, कल्चर, पर्पस और ऑडियंस उसके डिस्क्रिप्शन को प्रभावित करते हैं। एक क्विक चेक। अगर कोई विजिटर किसी नए शहर में जाकर केवल उसे अनयूजुअल लगने वाली चीजें लिखे, तो क्या उसकी रिपोर्ट पूरे शहर की कंप्लीट पिक्चर होगी? एक सेकंड पॉज करके सोचो। आंसर है नहीं। वह यूजफुल एविडेंस होगी, लेकिन सिलेक्टिव एविडेंस। चैप्टर हमें ऑब्जर्वेशन के साथ लिमिटेशन भी पढ़ना सिखाता है। ट्रैवल अलग अलग रीजन से होती थी। वर्क, नेचुरल डिजास्टर से एस्केप, ट्रेड, सोल्जरिंग, प्रीस्टहुड, पिलग्रिमेज या एडवेंचर। न्यू लैंड में लैंडस्केप, एनवायरनमेंट, कस्टम्स, लैंग्वेजेस, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस अलग मिलते थे। कुछ लोग अडेप्ट करते थे, कुछ अनयूजुअल चीज़ों को केयरफुली रिकॉर्ड करते थे। सर्वाइविंग अकाउंट्स कोर्ट, रिलीजन, आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंट्स या सोशल लाइफ पर फोकस्ड हो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन भी नोट करो। हमें विमेन ट्रैवलर्स के प्रैक्टिकली कोई अकाउंट्स नहीं मिलते, जबकि विमेन ट्रैवल करती थी। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ट्रैवल नहीं किया। इसका मतलब है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है। एग्जाम में इस पॉइंट को जेंडर और सोर्स लिमिटेशन के रूप में लिखना स्ट्रॉन्ग आंसर बनाता है। चैप्टर 3 मुख्य ट्रैवलर्स पर फोकस करता है। अल बिरूनी उज़्बेकिस्तान से आया और 11th सेंचुरी से जुड़ा है। इब्न बतूता मोरक्को से आया और 14th सेंचुरी में इंडिया पहुंचा। फ्रांसवा बर्नियर फ्रेंचमैन था और 17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर में रहा। इनके साथ अब्दुल रज्जाक समरकांदी का विजयनगढ़ डिस्क्रिप्शन भी कॉन्टेक्स्ट देता है। टाइमलाइन को स्टोरी की तरह याद करो। पहले अल बिरूनी का एनालिटिकल लेंस, फिर इब्न बतूता का एडवेंचरस और क्यूरियस लेंस, और बाद में बर्नियर का कंपैरेटिव तथा क्रिटिकल लेंस। ये केवल डेट्स की लिस्ट नहीं है, यह है चेंजिंग पर्सपेक्टिव की सीक्वेंस है। तुम्हारा आंसर अगर इस कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा तो ज्यादा कंसेप्चुअल लगेगा। सोर्सेस पढ़ते समय 4 लेयर्स अलग करो। ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन और जजमेंट। उदाहरण के लिए कोई ट्रैवलर सिटी का मार्केट ऑब्जर्व कर सकता है, उसकी डिटेल्स डिस्क्राइब कर सकता है, प्रॉस्पेरिटी इंटरप्रेट कर सकता है और फिर उसे अपने होम रीजन से कंपेयर करके जजमेंट दे सकता है। इन लेयर्स को मिक्स कर देना कॉमन मिस्टेक है। अब लिसनर चेक। अगर बर्नियर इंडिया को यूरोप से कंपेयर करता है तो उसके अकाउंट में ऑब्जर्वेशन के अलावा क्या जुड़ता है? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? उसके इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड और यूरोप के पॉलिसी डिबेट्स भी जुड़ते हैं। इसलिए हिस्टोरियन को सोर्स पढ़ते हुए ये देखना चाहिए कि राइटर केवल क्या देख रहा है नहीं, बल्कि किस पर्पस से लिख रहा है। अब आते हैं अल बिरूनी पर। उनका जन्म 973 में ख्वारिज़म में हुआ, जो लर्निंग का इम्पोर्टेंट सेंटर था। उन्हें अच्छी एजुकेशन मिली और वे सिरियाक, अरबिक, पर्शियन, हिब्रू और संस्कृत जानते थे। ग्रीक नहीं जानते थे, लेकिन ग्रीक फिलोसोफर्स के वर्क्स अरबिक ट्रांसलेशंस के माध्यम से पढ़े थे। यह मल्टीलिंगुअल बैकग्राउंड के मेथड की है। N17 में सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पर इन्वेजन किया और कई स्कॉलर्स तथा पोएट्स को गजनी ले गया। अल बिरूनी भी वहां हॉस्टेज के रूप में पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे गजनी से उनका लगाव हो गया और जीवन का बड़ा हिस्सा वहीं बिताया। इंडिया में उनकी इंटरेस्ट संस्कृत, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स
और मेडिसिन के अरेबिक ट्रांसलेशन से भी जुड़ी थी। पंजाब के गजनविद एम्पायर का हिस्सा बनने के बाद लोकल पॉपुलेशन से कॉन्टैक्ट्स ने ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग का एनवायरनमेंट बनाया। अल बिरूनी ने ब्राह्मण प्रीस्ट और स्कॉलर्स के साथ समय बिताया, संस्कृत सीखी, रिलीजियस और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट पढ़े और पंजाब तथा नॉर्दर्न इंडिया के कुछ हिस्सों में ट्रैवल किया। यहाँ लैंग्वेज सीखना उनके रिसर्च मेथड का हिस्सा था। उनकी क्रॉस कल्चरल वर्क का एक सुंदर एग्जाम्पल है ट्रांसलेशन। उन्होंने पतंजलि के ग्रामर वर्क सहित संस्कृत वर्क्स को अरबिक में ट्रांसलेट किया। अपने ब्राह्मणा फ्रेंड्स के लिए यूक्लिड के वर्क्स को संस्कृत में ट्रांसलेट किया। तो अल बिरूनी केवल देखकर लिखने वाले ट्रैवलर नहीं थे, वे लैंग्वेजेस और टेक्स्ट के बीच आइडियाज शेयर करने वाले स्कॉलर भी थे। उनकी फेमस बुक किताब उल हिंद अराबिक में लिखी गई थी। ये सिंपल और ल्यूसिड लैंग्वेज वाली वॉल्यूमिनस टेक्स्ट थी जिसमें 80 चैप्टर्स थे। टॉपिक्स में रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स एंड कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स, आइकनोग्राफी, लॉज और मेट्रोलॉजी शामिल थे। मेट्रोलॉजी का अर्थ है मेजरमेंट का साइंस। अब स्ट्रक्चर पर ध्यान दो क्योंकि ये एग्जाम में यूजफुल है। जनरली हर चैप्टर पहले एक क्वेश्चन से शुरू होता था, फिर सांस्कृतिक ट्रेडिशंस पर आधारित डिस्क्रिप्शन आता था और अंत में अदर कल्चर से कंपैरिजन होता था। प्रेजेंट डे स्कॉलर्स ने इस प्रिसाइज और प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर को उनकी मैथमेटिकल ओरिएंटेशन से जोड़ा है। अल बिरूनी शायद सबकॉन्टिनेंट की फ्रंटियर्स के आसपास रहने वाले लोगों के लिए लिख रहे थे। उनका उद्देश्य रिलीजियस क्वेश्चंस पर डिस्कशन में मदद करना और उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन देना था जो हिंदूज के साथ एसोसिएट करना चाहते थे। इसलिए किताब उल हिंद को केवल पर्सनल डायरी नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज रिसोर्स समझना चाहिए। एक सेकंड रिकॉल। किताब उल हिंद के 3 स्ट्रक्चरल स्टेप्स बोलो। क्वेश्चन, फिर क्या और अंत में क्या। हाँ, क्वेश्चन, सांस्कृतिक ट्रेडिशन पर आधारित डिस्क्रिप्शन और कंपैरिजन विद अदर कल्चर्स। अगर तुम आंसर में बुक का अरेबिक लैंग्वेज, 80 चैप्टर्स और विषयों की रेंज भी जोड़ दो तो नोट ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं, अल बिरूनी का मेथड। अब उसकी लिमिटेशन समझते हैं। वे संस्कृत टेक्स्ट और ब्राह्मण स्कॉलर्स पर हेविली डिपेंड करते थे। इसका फायदा था कि उन्हें इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस मिली, लेकिन लिमिटेशन ये थी कि सोशल लाइफ की पूरी डाइवर्सिटी केवल नॉर्मेटिव टेक्स्ट से कैप्चर नहीं हो सकती। अल बिरूनी ने एलियन वर्ल्ड को समझने में बैरियर्स आइडेंटिफाई किए। पहला बैरियर लैंग्वेज था। उनके अनुसार संस्कृत अरेबिक और पर्शियन से इतनी अलग थी कि आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को एक लैंग्वेज से दूसरी में आसानी से ट्रांसलेट करना कठिन था। यहाँ लैंग्वेज केवल बोलने का माध्यम नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझने का रास्ता भी है। दूसरा बैरियर रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का डिफरेंस था। तीसरा बैरियर उन्होंने लोकल पॉपुलेशन की सेल्फ एब्जॉर्प्शन और इंसुलैरिटी को माना। लेकिन ध्यान रहे, यह अल बिरूनी का ओन असेसमेंट था। एग्जाम आंसर में इसे यूनिवर्सल फैक्ट की तरह नहीं बल्कि उनके पर्सपेक्टिव के रूप में लिखना एकेडमिकली रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ। क्या लैंग्वेज सीखना ट्रैवलर के लिए सिर्फ ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करता है? सोचो, लैंग्वेज से कस्टम्स, बिलीफ्स और लोगों के एक्सप्लेनेशंस तक पहुंच मिल सकती है, लेकिन कल्चरल अजम्पशंस फिर भी रह सकती हैं। इसलिए लैंग्वेज नेसेसरी है, पर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग की अकेली गारंटी नहीं। अल बिरूनी ने कास्ट सिस्टम को समझाने के लिए अदर सोसाइटीज में पैरेलल्स खोजे। उन्होंने एंशियंट पर्शिया की 4 सोशल कैटेगरीज का उल्लेख किया: नाइट्स और प्रिंसेस, मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट्स और लॉयर्स, फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट्स तथा पेजेंट्स और आर्टिसंस। इससे वे दिखाना चाहते थे कि सोशल डिविजन्स केवल इंडिया की यूनिक फीचर नहीं थी। साथ ही उन्होंने इस्लाम के बारे में लिखा कि सभी मेन इक्वल माने जाते हैं और डिफरेंस पाइटी में होता है। लेकिन अल बिरूनी ने ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट को काफी हद तक एक्सेप्ट किया। यही क्रिटिकल रीडिंग जरूरी है। सोर्स में एक्सप्लेनेशन और ऑथर की ओन कंपैरिजन दोनों साथ मौजूद हैं। पॉल्यूशन की नोशन पर अल बिरूनी असहमत थे। उनका तर्क था कि इम्प्योरिटी में जाने वाली चीजें नेचर के लॉज के अनुसार फिर प्योरिटी हासिल कर सकती हैं।
सन एयर को क्लेंस करता है और सॉल्ट सी वाटर को पोल्यूटेड होने से रोकता है। इसलिए सोशल पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट उन्हें नेचुरल लॉज के विरुद्ध रखता था। अब नॉर्मेटिव टेक्स्ट और रियल लाइफ का फर्क पकड़ो। अल बिरूनी का वर्ना डिस्क्रिप्शन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से डीपली इन्फ्लुएंस था, लेकिन एक्चुअल सिस्टम हमेशा उतना रिजिड नहीं था। अंत्य कैटेगरीज को सोशल ऑपरेशन झेलना पड़ता था। फिर भी वे पीजेंट्स और जमींदार्स के इकोनॉमिक नेटवर्क्स में लिबर प्रोवाइड करते थे। ये नुआंस मिस मत करना। एग्जाम फ्रेम सुनो। अल बिरूनीस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट लिखते समय पहले उनकी सोर्सेज बताओ, फिर पर्शिया से कंपैरिजन, इस्लाम में इक्वालिटी का रेफरेंस, पोल्यूशन पर क्रिटिसिज्म और अंत में नॉर्मेटिव टेक्स्ट्स तथा एक्चुअल सोशल प्रैक्टिस का डिफरेंस। कंक्लूजन में लिखो कि उनका अकाउंट वैल्यूबल है पर पूरी सोसाइटी का न्यूट्रल पिक्चर नहीं है। मिनी रिकैप। अल बिरूनी को याद करने के लिए 4 वर्ड्स रखो: लैंग्वेज, टेक्स्ट, कंपैरिजन, लिमिटेशन। अगर क्वेश्चन आए कि एरिया की लैंग्वेज जानना ट्रैवलर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आंसर में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, बेटर कम्युनिकेशन और कल्चरल बैरियर्स कम होने की बात लिखो। फिर ये भी जोड़ो कि पर्सपेक्टिव की लिमिट्स बनी रह सकती हैं। अब हम 14th सेंचुरी में एंटर कर रहे हैं और फोकस है इब्न बतूता की रिहला। वह मोरक्को के टैंजियर में एक रिस्पेक्टेबल और एजुकेटेड फैमिली में पैदा हुए जो इस्लामिक रिलीजियस लॉ या शरिया की एक्सपर्टीज के लिए जानी जाती थी। उन्हें लिटरेरी और स्कॉलास्टिक एजुकेशन मिली, लेकिन उन्होंने ट्रैवल एक्सपीरियंस को बुक से अधिक इंपॉर्टेंट माना। इंडिया आने से पहले इब्न बतूता मक्का की पिलग्रिमेज कर चुके थे और सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान, ईस्ट अफ्रीका के ट्रेडिंग पोर्ट्स तथा सेंट्रल एशिया के क्षेत्रों में ट्रैवल कर चुके थे। 1332 टू 1333 में इंडिया की ओर निकले और 1333 में सिंध पहुंचे। उनकी आइडेंटिटी में स्कॉलर, क्याजी और ग्लोब ट्रॉटर तीनों डायमेंशंस दिखते हैं। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की जेनरोसिटी और पेट्रोनेज की रेपुटेशन सुनी थी। दिल्ली पहुंचने पर सुल्तान ने उनकी स्कॉलरशिप से प्रभावित होकर उन्हें काजी यानी जज अपॉइंट किया। कई वर्षों तक वे इस पोजीशन पर रहे, फिर फेवर से बाहर होकर प्रिजन गए। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने पर इंपीरियल सर्विस में वापस आए। 1342 में उन्हें चाइना के मंगोल रूलर के लिए सुल्तान का एनवॉय बनाकर भेजा गया। वे सेंट्रल इंडिया से मालाबार कोस्ट, मालदीव्स, श्रीलंका, बंगाल और असम गए, फिर सुमात्रा के रास्ते चाइना पहुंचे। इससे हमें समझ आता है कि ट्रैवल अकाउंट सिर्फ एक शहर का डिस्क्रिप्शन नहीं, कनेक्टेड रीजन्स और नेटवर्क्स का रिकॉर्ड भी हो सकता है। रेहला अरबिक में लिखी गई और इसमें सोशल तथा कल्चरल लाइफ की रिच डिटेल्स हैं। इब्न बतूता कल्चर्स, पीपल्स, बिलीव्स और वैल्यूज को मेटिकुलसली रिकॉर्ड करते थे, लेकिन ट्रैवल आसान नहीं था। मुल्तान से दिल्ली में 40 डेज और सिंध से दिल्ली में लगभग 50 डेज लगते थे। दौलताबाद से दिल्ली 40 डेज और ग्वालियर से दिल्ली 10 डेज। रॉबर्स का डेंजर भी रियल था। मुल्तान से दिल्ली जाते हुए उनका कैरावान अटैक हुआ। कई ट्रैवलर्स मारे गए और सर्वाइवर्स, जिनमें इब्न बतूता भी थे, घायल हुए। फीवर और होम सिकनेस भी जर्नी के हैजर्ड्स थे। इसलिए रीला में एडवेंचर के साथ वल्नरेबिलिटी और लोनलीनेस भी दिखाई देती है। यही उसे ह्यूमन अकाउंट बनाता है। इब्न बतूता के रिटर्न पर लोकल रूलर ने उनके स्टोरीज रिकॉर्ड करवाने का इंस्ट्रक्शन दिया। इब्न जुज़ई ने उनके डिक्टेशन को लिखने में भूमिका निभाई। इंट्रोडक्शन के अनुसार अकाउंट में सिटीज, इंटरेस्टिंग इवेंट्स, रूलर्स, स्कॉलर्स और पायस सेंट्स की बातें थीं, ताकि नैरेटिव माइंड को एंटरटेनमेंट और लिसनर्स को इंटरेस्ट तथा एडिफिकेशन दे। यहाँ अल बिरूनी और इब्न बतूता को कंपेयर करो। अल बिरूनी का एम ऑर्गेनाइज्ड अंडरस्टैंडिंग और रिलीजियस कल्चरल डिस्कशन में मदद था। इब्न बतूता का अकाउंट ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, क्यूरियस पर्टिकुलर्स और मेमोरेबल इवेंट्स से रीडर्स को एंटरटेन तथा इन्फॉर्म करता था। दोनों ऑब्जर्वर्स थे, पर मेथड और राइटिंग ऑब्जेक्टिव अलग थे। अब हम उनके एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर पर आते हैं। इब्न बतूता ऑडियंस को अनफेमिलियर चीजें समझाने के लिए कंपैरिजंस का यूज करते थे। कोकोनट को डेट पाम से कंपेयर किया,
उसके शेप को ह्यूमन हेड जैसा बताया और उसके फाइबर से शिप्स के कॉर्ड्स तथा केबल्स बनाने की बात लिखी। यह रिप्रेजेंटेशन का क्लियर टेक्निक है। पान के डिस्क्रिप्शन में उन्होंने उसे ग्रेप वाइन की तरह कल्टीवेटेड बताया। लीव से लिए उगाया जाता था। अरेका नट, चौक और बेटल लीव्स को चू करने की प्रोसेस भी बताई। एग्जाम में कोटेशन इन्वेंट मत करना, बस लिखो कि उन्होंने फेमिलियर कंपैरिजंस और डिटेल्ड प्रोसेस के माध्यम से अनफेमिलियर प्रोड्यूस को अपने ऑडियंस के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाया। अब सिटी लाइफ। इब्न बतूता के अनुसार सबकॉन्टिनेंट के सिटीज डेंसली पॉपुलेटेड और प्रॉस्परस थे। हालांकि वॉर्स और इन्वेजन से डिस्ट्रप्शंस होते थे। दिल्ली को वास्ट और हाईली पॉपुलेटेड बताया गया, जबकि दौलताबाद भी साइज में दिल्ली को राइवल करता था। क्राउडेड स्ट्रीट्स और ब्राइट कलरफुल मार्केट्स अर्बन लाइफ की इंपॉर्टेंट फीचर्स थी। दिल्ली के डिस्क्रिप्शन में रैम्पार्ट, उसके स्टोन और ब्रिक पार्ट्स, टावर्स, 28 गेट्स, ग्रेन मार्केट, स्टोर हाउसेज, एमिनेशन और गार्डन्स जैसी डिटेल्स मिलती हैं। सेमेट्री में डोम्स, आर्चेस और फ्लावर्स का भी उल्लेख है। सवाल यह है कि ऐसी आर्किटेक्चरल डिटेल्स केवल डेकोरेशन नहीं, वे सिटी की स्केल, सिक्योरिटी, स्टोरेज और पब्लिक स्पेसेस की इंफॉर्मेशन देती हैं। बाजार केवल बाइंग एंड सेलिंग की जगह नहीं थे, वे सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज के हब्स थे। कई बाजार्स में मॉस्क और टेंपल होते थे और कुछ में डांसर्स, म्यूजिशियंस तथा सिंगर्स के पब्लिक परफॉर्मेंसेस के स्पेसेस मार्क होते थे। दौलताबाद का ताराबाद मार्केट इस मिक्स्ड इकोनॉमिक, रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। इब्न बतूता ने एग्रीकल्चर और ट्रेड पर भी ऑब्जर्वेशंस दिए। फर्टाइल सॉइल के कारण फार्मर्स 2 क्रॉप्स अ ईयर कल्टीवेट कर सकते थे। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, खासकर कॉटन क्लॉथ, फाइन मसलिन, सिल्क, ब्रोकेड और सैटिन वेस्ट एशिया तथा साउथ ईस्ट एशिया में डिमांड में थे। कुछ फाइन मसलिन्स इतने एक्सपेंसिव थे कि केवल नोबल्स और वेरी रिच लोग पहनते थे। एक छोटा एडजी स्टडी मोमेंट। अगर तुम्हें डाउट हो कि इब्न बतूता के अकाउंट से अर्बन प्रोस्पेरिटी कैसे इन्फर होती है, तो एडजी के एआई ट्यूटर से एग्जैक्ट डाउट पूछकर स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग कर सकते हो। पहले खुद 3 क्लूज निकालना: क्राउडेड सिटीज, एक्टिव बाजार्स और ट्रेड में डिमांडेड मैन्युफैक्चरर्स। फिर अपनी रीजनिंग वेरीफाई करना। अब कम्युनिकेशन सिस्टम पर ध्यान दो। इब्न बतूता रॉयल हॉर्स पोस्ट और फुट पोस्ट दोनों का वर्णन करते हैं। हॉर्स पोस्ट में हॉर्सेस लगभग हर 4 माइल्स पर स्टेशन थे। फुट पोस्ट में हर माइल 3 स्टेशंस थे। कुरियर्स बेल्स वाली रॉड लेकर दौड़ते और लेटर अगले रनर को देते। यह रिले सिस्टम बहुत तेज था। एक स्ट्राइकिंग कंपैरिजन था। सिंध से दिल्ली ट्रैवल में लगभग 50 डेज लगते थे, लेकिन स्पाइस की न्यूज पोस्टल सिस्टम से सुल्तान तक सिर्फ 5 डेज में पहुंच सकती थी। पोस्टल सिस्टम मर्चेंट्स को इंफॉर्मेशन, क्रेडिट और गुड्स भेजने में भी मदद करता था। इसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स दोनों से कनेक्ट करके लिखना। क्विक क्विज। इब्न बतूता अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा मेन स्ट्रैटेजी यूज करते थे? आंसर बोलने से पहले सोचो। वे फेमिलियर ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करते, अपीयरेंस और यूज की डिटेल्स देते और नॉवेल्टी को हाईलाइट करते थे। इसलिए उनके अकाउंट में डिस्क्रिप्शन के साथ ऑडियंस को इम्प्रेस करने का एलिमेंट भी है। अब तक हम अलबिरूनी और इब्न बतूता के मेजर आइडियाज कवर कर चुके हैं। डिफरेंस को एक लाइन में रखो। अलबिरूनी समझने के बैरियर्स और टेक्स्ट पर एनालिटिकल थे। इब्न बतूता मूवमेंट, एक्सपीरियंस, नॉवेल्टी, सिटीज और कम्युनिकेशन पर विविडली लिखते हैं। अब हम बर्नियर के क्रिटिकल और कंपैरेटिव लेंस में प्रवेश करेंगे। फ्रांसवा बर्नियर फ्रेंचमैन थे और डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसोफर तथा हिस्टोरियन के रूप में जाने जाते थे। वे अपॉर्चुनिटीज की तलाश में मुगल एम्पायर आए और 1656 से 1668 तक इंडिया में रहे। वे प्रिंस दारा शुकोह के फिजिशियन रहे और बाद में मुगल कोर्ट के आर्मेनियन नोबल डैनिशमंड खान से इंटेलेक्चुअल तथा साइंटिफिक एसोसिएशन रखा। बर्नियर ने कई रीजन्स ट्रैवल किए और इंडिया को फ्रीक्वेंटली यूरोप, खासकर फ्रांस से कंपेयर किया। उन्होंने अपना मेजर राइटिंग लुइस ऑफ 14 को डेडिकेट किया और अन्य वर्क्स इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल्स तथा मिनिस्टर्स को लेटर्स के रूप में लिखे। इससे ऑडियंस और पर्पस का क्लू मिलता है।
वह केवल पर्सनल मेमोरी नहीं, पॉलिसी और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे। उनका ओवरऑल जजमेंट अक्सर इंडिया को यूरोप की तुलना में ब्लीक दिखाता था। चैप्टर इस असेसमेंट को हमेशा एक्यूरेट नहीं मानता। बर्नियर का अकाउंट पॉपुलर हुआ और फ्रांस में 1670 टू 1671 में पब्लिश होने के बाद इंग्लिश, डच, जर्मन और इटालियन में ट्रांसलेट हुआ। अरेबिक और पर्शियन अकाउंट्स की मैन्यूस्क्रिप्ट सर्कुलेशन से यह कॉन्ट्रास्ट इंपॉर्टेंट है। बर्नियर की राइटिंग बाइनरी ऑपोजिशन पर काम करती है, इंडिया को यूरोप के इन्वर्स की तरह प्रेजेंट करना। वह डिफरेंसेस को हायरार्की में अरेंज करते हैं, जिससे इंडिया वेस्टर्न वर्ल्ड से इंफीरियर दिखाई देती है। एग्जाम में बर्नियर का क्रिटिसिज्म लिखते समय इस बायस को मेंशन करना जरूरी है, केवल उनके नेगेटिव स्टेटमेंट्स रिपीट करना पर्याप्त नहीं होगा। अब क्वेश्चन, क्या क्रिटिकल अकाउंट होने के कारण बर्नियर यूजलेस है? बिल्कुल नहीं। उनकी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस हिस्टोरियंस के लिए वैल्यूएबल हैं, लेकिन उन्हें कॉन्टेक्स्ट और कंपैरिजन के साथ पढ़ना होगा। सोर्स यूजफुल हो सकता है और बायस्ड भी। यही हिस्टोरिकल मेथड का मैच्योर आंसर है। इस डिस्टिंक्शन को अपने आंसर में साफ रखो। बर्नियर के अनुसार मुगल इंडिया और यूरोप के बीच फंडामेंटल डिफरेंस लैंड ओनरशिप था। उन्होंने माना कि मुगल एम्पायर में एम्परर ऑल लैंड ओन करता था और नोबल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था। उनके हिसाब से क्राउन ओनरशिप स्टेट और पीपल दोनों के लिए हार्मफुल थी और इकोनॉमी तथा सोसाइटी पर डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस डालती थी। बर्नियर का आगे का आर्ग्यूमेंट था कि लैंड होल्डर्स लैंड बच्चों को पास नहीं कर सकते थे, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इंसेंटिव नहीं था। इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स डेवलप नहीं हुए, एग्रीकल्चर रूइन हुई, पेजेंट्री ऑप्रेस्ड हुई और लिविंग स्टैंडर्ड्स डिक्लाइन हुए। रूलिंग एरिस्टोक्रेसी को छोड़कर यह बर्नियर का इंटरप्रिटेशन है, जिसे सोर्स एविडेंस से टेस्ट करना चाहिए। बर्नियर ने सोसाइटी को बहुत रिच रूलिंग माइनॉरिटी और इम्पोवरिश्ड मासेस के रूप में रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि पोरेस्ट और रिचेस्ट के बीच कोई मीनिंगफुल मिडिल स्टेट नहीं था, लेकिन चैप्टर इस पिक्चर को ओवर सिंप्लीफाइड बताता है। रूरल सोसाइटी में बिग जमींदार्स, बिग पेजेंट्स, स्मॉलर पेजेंट्स और लैंडलेस लेबरर्स जैसे डिफरेंशिएटेड ग्रुप्स मौजूद थे। ऑफिशियल एविडेंस से भी कॉशन मिलता है। अबुल फजल ने लैंड रेवेन्यू को रेम्यूनरेशंस ऑफ सॉवरेनिटी कहा, यानी प्रोटेक्शन के बदले रूलर का क्लेम, न कि नेसेसरीली लैंड ओनरशिप का रेंट। चैप्टर बताता है कि यह टैक्स ऑन क्रॉप था, इसलिए बर्नियर का क्राउन ओनरशिप कंक्लूजन ऑटोमेटिकली फाइनल फैक्ट नहीं माना जा सकता। बर्नियर की आइडियाज का लेटर इन्फ्लुएंस भी हुआ। मोंटेस्क्यू ने उनके अकाउंट से ओरिएंटल डेस्पोटिज्म की आइडिया डेवलप की, जिसमें एशियन रूलर्स एब्सोल्यूट अथॉरिटी रखते थे और प्राइवेट प्रॉपर्टी एब्सेंट थी। कार्ल मार्क्स ने 19th सेंचुरी में एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाए। चैप्टर का पॉइंट है कि ये मॉडल्स इंडियन रूरल रियलिटी को ओवर सिंप्लीफाई करते थे। बर्नियर के अकाउंट में कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखाई देती है। एक जगह वे आर्टिसंस को स्टेट एप्रोप्रिएशन के कारण अनमोटिवेटेड और मैन्युफैक्चरर्स को डिक्लाइन में बताते हैं। दूसरी तरफ वे फर्टाइल बंगाल, सिल्क्स, कॉटन, इंडिगो, कारपेट्स, ब्रोकेड्स, एम्ब्रॉयडरी और गोल्ड सिल्वर क्लॉथ की प्रोडक्शन तथा एक्सपोर्ट से प्रेशियस मेटल्स के आने की बात स्वीकार करते हैं। 17th सेंचुरी में लगभग 15% पॉपुलेशन टाउन्स में रहती थी, जो उस समय वेस्टर्न यूरोप के एवरेज से हायर थी। फिर भी बर्नियर ने मुगल सिटीज को कैंप टाउन्स कहा, यानी इंपीरियल कैंप पर डिपेंडेंट सेटलमेंट्स। चैप्टर इस व्यू को भी ओवर सिंप्लीफाइड मानता है, क्योंकि टाउन्स मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, पोर्ट्स, सीक्रेट और पिलग्रिमेज सेंटर्स भी हो सकते थे। अर्बन सोसाइटी में मर्चेंट्स कम्युनिटी और किन टाइज से ऑर्गेनाइज थे। वेस्टर्न इंडिया में मर्चेंट बॉडीज को महाजन्स कहा जाता था और उनके चीफ शेख होते थे। अहमदाबाद जैसे सेंटर्स में नगर शेख मर्चेंट कम्युनिटी का कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव था। प्रोफेशनल ग्रुप्स में हकीम, वैद, पंडित, मुल्ला, वकील, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस और कैलीग्राफर्स शामिल थे। इंपीरियल कारखानास का डिस्क्रिप्शन बर्नियर की विशेष कॉन्ट्रीब्यूशंस में है। अलग हॉल्स में एम्ब्रॉयडर्स, गोल्ड स्मिथ्स, पेंटर्स, वार्निशर्स, जॉइनर्स, टर्नर्स, टेलर्स,
शू मेकर्स और सिल्क, ब्रोकेड तथा फाइन मसलिन बनाने वाले आर्टिसंस काम करते थे। यह डिटेल दिखाती है कि एक्टिविटी और प्रोडक्शन मौजूद थी, भले बर्नियर प्रोग्रेस को लेकर क्रिटिकल रहे। एग्जाम क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि बर्नियर का अकाउंट रूरल सोसाइटी रिकंस्ट्रक्ट करने में कितना यूजफुल है, तो बैलेंस्ड आंसर दो। पेजेंट सफरिंग, रेवेन्यू प्रेशर और इनक्वालिटी पर यूजफुल डिटेल्स हैं। लेकिन क्राउन ओनरशिप, नो मिडिल क्लास और यूनिवर्सल डिक्लाइन के क्लेम्स ओवर सिंप्लीफाइड हैं। दूसरे एविडेंस और सोशल डिफरेंशिएशन से कंपैरिजन करना जरूरी है। A final major topic: women, slaves, सती एंड लेबरर्स। ट्रैवलर्स जनरली मेन थे और विमेन की कंडीशन में इंटरेस्टेड या इंट्रीग्ड रहते थे, लेकिन वे सोशल इनइक्विटीज को कभी कभी नेचुरल मान लेते थे। हमें यह भी याद रखना है कि ट्रैवलर अकाउंट्स में इनकी दृष्टि से बने हैं और ऑर्डिनरी लाइफ्स के कई एस्पेक्ट्स अननोटिस्ड रह गए। इब्न बतूता के अकाउंट में स्लेवरी के एविडेंस मिलते हैं। स्लेव्स मार्केट्स में कमोडिटीज की तरह सोल्ड और गिफ्ट्स की तरह एक्सचेंज होते थे। उन्होंने हॉर्सेस, कैमल्स और स्लेव्स गिफ्ट्स में देने का उल्लेख किया। फीमेल स्लेव्स म्यूजिक और डांस में स्किल्ड हो सकती थी, डोमेस्टिक लेबर करती थी, पैलेंक्विन्स में लोगों को कैरी करती थी और कुछ सुल्तान के नोबल्स पर नजर रखती थी। बर्नियर ने सती पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने नोट किया कि कुछ विमेन डेथ को विलिंगली एम्ब्रेस करती दिखाई देती थी, जबकि कुछ को फोर्स किया जाता था। लाहौर में देखी गई एक बहुत यंग विडो की घटना में फियर, टीयर्स और कोअर्शन का डिस्क्रिप्शन है। एग्जाम में प्रैक्टिस के साथ कंसेंट और फोर्स के डिफरेंस को जरूर लिखना। लेकिन विमेन्स लाइफ्स को केवल सती तक सीमित मत कर देना। उनके लेबर का एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में क्रूशियल रोल था। मर्चेंट फैमिलीज की विमेन कमर्शियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थीं और कभी मर्केंटाइल डिस्प्यूट्स कोर्ट तक ले जाती थीं। इससे पता चलता है कि विमेन पूरी तरह प्राइवेट स्पेसेस में कन्फाइंड थीं। ऐसा कंक्लूजन सही नहीं होगा। यहाँ सोर्स रिलेशन फिर सामने आती है। ऑर्डिनरी विमेन वर्कर्स ट्रैवलर्स का अटेंशन क्यों नहीं खींच पाई? क्योंकि ट्रैवलर्स अनयूजुअल, रिमार्केबल या एलीट सेंटर्ड प्रैक्टिसेस पर ज़्यादा फोकस करते थे, इसलिए उनकी साइलेंस को एब्सेंस ना मानो। हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन में जो लिखा गया है उसके साथ ये भी पूछो कि क्या और कौन सी वॉइसेस मिसिंग हैं। अब एक कंपैरिजन ड्रिल। अल बिरुनी की कीवर्ड्स: लैंग्वेज, सांस्कृतिक टेक्स्ट्स, एनालिटिकल स्ट्रक्चर और बैरियर्स। इब्न बतूता की कीवर्ड्स: रीला, ट्रैवल एक्सपीरियंस, क्यूरोसिटी, सिटीज, बाजार्स। और बर्नियर की कीवर्ड्स: यूरोप कंपैरिजन, लैंड ओनरशिप, पॉवर्टी, कैंप टाउन्स और क्रिटिकल जजमेंट। इन क्लस्टर्स से लॉन्ग आंसर्स ऑर्गेनाइज करो। 100 से 150 वर्ड्स के क्वेश्चंस में किताब उल हिंद, इब्न बत्ता और बर्नियर की पर्सपेक्टिव्स, अर्बन सेंटर्स, स्लेवरी और सती पर आंसर्स आ सकते हैं। 250 से 300 वर्ड्स में कास्ट सिस्टम, कॉन्टेम्प्रेरी अर्बन लाइफ, रूरल सोसाइटी और आर्टिसनल एक्टिविटी पर एनालिसिस मांगा जा सकता है। लेंथ से ज़्यादा स्ट्रक्चर, एविडेंस और बैलेंस इंपॉर्टेंट है। आंसर लिखने का सिंपल फ्रेम है: इंट्रोडक्शन में ट्रैवलर और पीरियड, बॉडी में ऑब्जर्वेशंस तथा एग्जाम्पल्स, फिर पर्सपेक्टिव या लिमिटेशन, और कंक्लूजन में हिस्टोरिकल वैल्यू। कंपेयर क्वेश्चन में पहले कॉमन पॉइंट, फिर डिफरेंसेस, फिर रीजन फॉर डिफरेंस लिखो। केवल 3 बायोग्राफीज अलग अलग लिखना कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नहीं कहलाता। मैप वर्क में इब्न बतूता के विजिटेड कंट्रीज और क्रॉस सीज को वर्ल्ड मैप पर मार्क करने का अभ्यास दिया गया है। चैप्टर प्रोजेक्ट्स में फैमिली ट्रैवल इंटरव्यू और किसी ट्रैवल की लाइफ तथा राइटिंग्स पर रिपोर्ट भी है। ये एक्टिविटीज सोर्स रीडिंग का मेथड सिखाती हैं, प्लेस, रूट, ड्यूरेशन, पर्पस, डिफिकल्टी और ऑब्जर्व डिफरेंसेस नोट करना। फाइनल क्विज से पहले एक ट्रैप। क्या ट्रैवल अकाउंट हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है? नहीं। क्या बायस्ड अकाउंट यूजलेस होता है? नहीं। क्या ट्रैवलर ने जो नहीं लिखा वह हुआ ही नहीं? बिल्कुल नहीं। और क्या अल बिरुनी, इब्न बतूता तथा बर्नियर एक ही तरह लिखते हैं? नहीं। यही 4 नेगेटिव्स तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करते हैं। वी आर एंटरिंग द फाइनल रिकैप नाउ। चैप्टर का सबसे बड़ा आइडिया है पर्सपेक्टिव। ट्रैवलर्स अलग सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड से आए, इसलिए उन्होंने अलग चीज़ों पर ध्यान दिया।
अल बिरूनी टेक्स्ट और अंडरस्टैंडिंग के बैरियर्स पर, इब्न बतूता अनफैमिलियर एक्सपीरियंसेस और अर्बन लाइफ पर, और बर्नियर यूरोप से कंपैरिजन तथा सोशल इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म पर फोकस थे। 3 फास्ट रिकॉल क्वेश्चंस। किताब उल हिंद की लैंग्वेज क्या थी और उसकी स्ट्रक्चर कैसी थी? इब्न बतूता सिटीज के बारे में किन फीचर्स को हाईलाइट करते हैं? बर्नियर के लैंड ओनरशिप आर्ग्यूमेंट को चैप्टर क्यों ओवर सिंप्लीफाइड मानता है? अपने नोटबुक में आंसर्स बोलकर लिखो। एक्टिव रिकॉल में आंसर देखना नहीं, पहले रिट्रीव करना होता है। सबसे कॉमन मिस्टेक है ट्रैवलर की ओपिनियन को हिस्टोरिकल फैक्ट की तरह लिख देना। दूसरा मिस्टेक है विमेंस अकाउंट्स की कमी को विमेंस ट्रैवल की कमी समझना। तीसरा मिस्टेक है बेरनियर की नेगेटिव पिक्चर को चैप्टर का फाइनल कंक्लूजन माना, जबकि सोर्स उसकी कॉन्ट्रडिक्शंस और लिमिटेशंस दोनों दिखाता है। ये लाइन प्रिसाइसली लिखना, अकाउंट्स वैल्यूएबल हैं पर कॉन्टेक्सचुअल रीडिंग मांगते हैं। आज का छोटा चैलेंज लो। एक पेज पर 3 कॉलम्स बनाओ। ट्रैवलर, मेन फोकस, लिमिटेशन। फिर हर ट्रैवलर के नीचे 2 एविडेंस पॉइंट्स और एक एग्जाम कंक्लूजन लिखो। उसके बाद किसी फ्रेंड को चैप्टर 3 मिनट्स में समझाओ। अगर फ्रेंड अवेलेबल नहीं है, एडजी में एक्टिव रिकॉल या एग्जैक्ट डाउट प्रैक्टिस करके अपनी एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हो। तो आज हमने क्लास 12 हिस्ट्री के थीम 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी से 10th to 17th सेंचुरी को एक कनेक्टेड स्टोरी की तरह रिवाइज किया। अल-बिरूनी का एनालिसिस, इब्न बतूता की क्यूरियोसिटी, बर्नियर की क्रिटिसिज्म और सोर्सेज की लिमिटेशंस याद रखो। नोटबुक बंद करने से पहले अपना 3 कॉलम चैलेंज जरूर पूरा करना। मैं गौरव और मेरे साथ सुहानी। एजी के साथ पढ़ाई में डाउट्स को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझना है, रश नहीं करना। फिर मिलेंगे।